सड़क के बीच में नाथन जागता है और महसूस करता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी सड़क के किनारे पर टकरा गई है, फिर भी नाथन के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं है। उसी समय वह डैनियल से चौंक जाता है, जो उस बाइक का चालक है जिससे नाथन टकराया था। नाथन के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि डैनियल भी घायल नहीं दिखता। डैनियल सोचता है कि क्या नाथन को याद है कि वह कार से बाहर कैसे निकला, और नाथन मानता है कि उसे याद नहीं। वो इसे सदमे और इस तथ्य पर दोष देता है कि उसने डैशबोर्ड पर सिर मारा। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। फिर डैनियल बड़ी खबर देता है, वे वास्तव में मर चुके हैं और ये उनके भूत हैं। वो सिद्धांत देता है कि वह पहले मरा क्योंकि वह कई मिनटों से वहाँ था और पहले वो इनकार में था, लेकिन कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। नाथन इसे मानने से इनकार करता है और अपनी कार की जांच करने जाता है, ये देखते हुए कि ड्राइवर का कंपार्टमेंट पूरी तरह से धंसा हुआ है। एक और गहराई से देखने पर उसके शरीर का पता चलता है। चौंककर नाथन पीछे हटता है और अस्तित्वगत संकट में पड़ जाता है। अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचते हुए डैनियल उल्लेख करता है कि वो अपनी पत्नी को याद करेगा, और यह अजीब लगता है कि नाथन ने बच्चों की मां का उल्लेख नहीं किया। जैसे ही नाथन घबराता रहता है, डैनियल कहता है कि यह पुष्टि करता है कि परलोक का अस्तित्व है और वह शांति महसूस करता है, जो नाथन को और अधिक घबराने पर मजबूर करता है और वो फिर से सब कुछ नकारने लगता है। डैनियल इसे अनुमति नहीं देगा और उसे वास्तविकता का सामना कराने के लिए शरीर को कार से बाहर लाता है। चूंकि नाथन असहज है, डैनियल शरीर के चेहरे को रुमाल से ढक देता है। उसी समय एक कार सड़क पर आती है और शरीर के पास रुकती है। नाथन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे देख या सुन नहीं सकता। अपने पैर का उपयोग करके ये जांचने के बाद कि शरीर वास्तव में मृत है, आदमी नाथन की जेबें खाली करता है, पैसे लेता है और बस चला जाता है। अब नाथन अंततः स्वीकार करता है कि वो एक भूत है और सोचता है कि क्या अब न्याय होगा। वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, लेकिन कसम खाता है कि ये दया के कारण था। इससे पहले कि वो और कुछ कह सके, डैनियल उनके चारों ओर संगीत सुनने लगता है। अचानक उनके सामने एक रहस्यमय सफेद दरवाजा प्रकट होता है। उसी समय जब क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, डैनियल कसम खाता है कि संगीत उस दरवाजे से आता है, लेकिन नाथन कुछ नहीं सुन सकता। वे पार करने वाले हैं जब उनके पीछे एक लाल दरवाजा प्रकट होता है, जो अधिक भयावह दिखता है। नाथन इस दरवाजे से चीखें सुनता है, लेकिन डैनियल नहीं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाजा नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है कि नाथन को अपनी पत्नी को मारने के लिए दंडित किया जा रहा है। नाथन फिर से घबराता है, ये समझाते हुए कि उसकी पत्नी बीमार थी और वह केवल उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करना चाहता था। डैनियल उसे अनदेखा करता है और अपने दरवाजे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उसे धक्का देता है और पहले पार करता है। हालांकि कुछ नहीं होता जब डैनियल उल्लेख करता है कि उसे बेहतर दरवाजा पाने के लिए बेहतर व्यवहार करना चाहिए। नाथन माफी मांगता है कि उसने ड्राइविंग करते समय डैनियल को उसकी बाइक पर नहीं देखा। बदले में डैनियल स्वीकार करता है कि वो सड़क के किनारे खेल रही एक छोटी लड़की से विचलित हो गया था। पुरुष अलविदा कहने के लिए गले मिलते हैं और डैनियल सफेद दरवाजा पार करता है। फिर भी उसके साथ भी कुछ नहीं होता। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह संगीत सुनना बंद कर देता है। उनके पीछे एक आवाज बोलती है और डैनियल ने जो छोटी लड़की देखी थी वो प्रकट होती है, जिसका अर्थ है कि वह भी मर चुकी है। वो उल्लेख करती है कि एक आदमी बाइक पर उससे टकरा गया और डैनियल स्वीकार करता है कि उसने पीने के बाद गाड़ी चलाई थी, जिससे नाथन को ये समझाने के लिए प्रेरित किया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। डैनियल लापरवाह था और एक निर्दोष बच्चे को मार डाला। एक छोटी बहस के बाद लोग लड़की को दरवाजे की ओर मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अजनबियों पर भरोसा नहीं करना सिखाया गया है और वह चिल्लाने लगती है। वे उसे शांत करने में असफल होते हैं और डैनियल थक जाता है, इसलिए वो उसे उठाता है और सफेद दरवाजे में फेंक देता है। लड़की तुरंत गायब हो जाती है और सफेद दरवाजा भी। इसके बाद लोग स्वीकार करते हैं कि उनके लिए भी पार करने का समय आ गया है। डैनियल थोड़ा हिचकिचाता है, इसलिए नाथन उसे अंदर धकेलता है इससे पहले कि वो अपनी पत्नी के साथ स्थिति को फिर से समझाए। वो निश्चित है कि उसने कुछ नहीं किया और जाने से इनकार करता है। हालांकि सड़क पर एक विशाल राक्षस प्रकट होता है, अपनी ज्वलंत मुंह में आत्माओं को ले जाते हुए, और एक भयभीत नाथन अंततः लाल दरवाजा पार करता है। फिर नाथन नरक में दिखाई देता है, जहाँ वो हजारों आत्माओं को जमीन पर बेहोश पाता है। एक युवा लड़की को पाकर वो सदमे में घुटनों के बल गिर जाता है, और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसकी यादें देखता है। लड़की का नाम जीन है और उसके कमरे में डरावनी छायाएं हैं। उसके लिए सोने में परेशानी होना सामान्य है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बारे में बहस करना बंद नहीं करते। माँ अपनी बेटी की मदद करना चाहती है, हालांकि पिता बच्चे से डरते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। इससे थककर जीन बिस्तर से उठती है और खिड़की की जांच करने से पहले अपने संगीत बॉक्स को बजने देती है। बाहर एक विशाल पेड़ है और वो उस पर डरावनी छायाओं का आरोप लगाती है। फिर वो एक स्नैक के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अभी भी उसके बारे में बहस कर रहे हैं। वो खुद स्नैक बनाने का फैसला करती है और ब्रेड स्लाइस पर जाम फैलाती है। हालांकि वह चाकू संभालने में खुश दिखती है। कुछ समय बाद जीन अपने चिकित्सक से मिलती है। वो महिला को बताती है कि उसने कुछ कुकी के टुकड़े बेबी बर्ड्स को खिलाए, जिससे माँ पक्षी अपने बच्चों की चिंता करती है और उसकी ओर उड़ती है। जीन ने प्रतिक्रिया में सभी पक्षियों का गला घोंट लिया। वो अपनी छोटी बहन को पेन से चुभाना पसंद करती है, क्योंकि वो उससे नफरत करती है और यहाँ तक कि स्वीकार करती है कि वो अपने माता पिता को चोट पहुँचाना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं, क्योंकि उसने अतीत में उन्हें सोते समय चोट पहुंचाई थी। तब से वे हर रात उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। थेरेपिस्ट जीन की बहन के साथ किए गए काम पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन वह और बात करने से इनकार करती है। अगली सुबह जीन टेबल पर नाश्ते की मांग करती है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ मिनट बाद वो दिखाई देती है, अनाज का कटोरा खाती हुई, जबकि उसके कपड़े खून से सने होते हैं। पास में उसके माता पिता जमीन पर मृत पड़े हैं।
वह दोबारा जांच करती है कि वे सच में चले गए हैं, फिर अपनी माँ को गाल पर अलविदा चूमती है। फिर वह जैम के साथ और ब्रेड बनाती है और बेसमेंट में जाती है, जो अजीब तरह से एक विशाल गुफा जैसा दिखता है। वो अपने दोस्त टोनी को खाना देती है, जो एक मानव जैसा लेकिन विकृत प्राणी है। जीन सोचती है कि टोनी ने उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन वो इनकार करता है। जब टोनी खा रहा होता है, जीन घोषणा करती है कि चूंकि उसके माता पिता मर चुके हैं, वो ऊपर जाकर उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों ओर घूमता है और उस गर्म धूप के एहसास से चकित होता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जीन उसे बाथरूम ले जाती है और उसे बाथटब का उपयोग करना सिखाती है, जबकि वो अपनी माँ का मेकअप और गहने पहनती है। एक बार फिर टोनी साफ पानी के एहसास से चकित होता है जो उसकी विकृत त्वचा पर होता है। कुछ समय बाद टोनी साफ कपड़े पहनता है जो पिता के थे, और जीन उससे शरीरों को हटाने में मदद मांगती है। लेकिन पहले जीन एक अंतिम अलविदा के रूप में एक सरप्राइज तैयार करना चाहती है। अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए जीन अपने माता पिता के शरीर के लिए एक नाटक तैयार करती है। दर्शकों में वो बिना नाश्ते के जागने की कहानी बताती है, अपनी चुटकुलों पर दर्शकों की हंसी की कल्पना करती है। फिर वह टोनी को मंच पर खींचने के लिए एक चेन का उपयोग करती है, घोषणा करती है कि वो हत्यारा है और उसे फांसी दी जाएगी। टोनी फिर से किसी को मारने से इनकार करता है, ये समझाते हुए कि उसे गुफा में प्रकट होने से पहले अपने अस्तित्व की कोई याद नहीं है। जीन भीड़ को उसके निष्पादन के लिए वोट करने के लिए मजबूर करती है और टोनी को एक स्टूल पर खड़ा होना पड़ता है। बाद में टोनी माँ के शरीर को डबल बेड के नीचे छुपाता है, जबकि जीन खुशी से उस पर कूदती है। सोचती है कि वो अपने माता पिता को चाकू से चिढ़ा रही है जब वे सो रहे थे। जल्द ही टोनी पिता के शरीर को भी छुपाने के लिए लाता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद को आईने में नहीं देख सकता। ये पुष्टि करता है कि वह जीन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व है और उसने कल रात अपने माता पिता को मार डाला। चूंकि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, वे दोपहर के भोजन के लिए अनाज और जैम के साथ ब्रेड खाते हैं। उसी समय कोई घंटी बजाता है और जीन दरवाजा खोलती है और डाकिया को पाती है। उसे डिलीवरी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता है, तो जीन टोनी को बुलाना शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डाकिया उसे एक मिस्ड डिलीवरी कार्ड देने का फैसला करता है और चला जाता है। फिर जीन टोनी को खोजने के लिए बेताब हो जाती है, उसे कहीं भी नीचे नहीं पाती। जैसे ही वो दौड़ती है, उसके द्वारा वर्षों में बनाए गए डरावने चित्र दिखाए जाते हैं। आखिरकार वो अपने माता पिता के कमरे में टोनी को उनके शरीर पर भोजन करते हुए पाती है। वो चिल्लाती है कि इसे रोक दो, जैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है। बाद में जबकि उसके खिलौने जल रहे होते हैं, जीन अपनी छोटी बहन को देखती है जो हत्या के बारे में एक चित्र बना रही है। जीन घोषणा करती है कि टोनी भूखा है और अपनी बहन को रसोई में ले जाती है, जहां वो उसे ओवन में धकेल देती है और उसे चालू कर देती है। फिर जीन रसोई से एक खुश धुन गाते हुए निकल जाती है, जैसे कि दीवारों पर परछाइयां उसका पीछा कर रही हों। नरक में नाथन, जो उसने अभी देखा, उससे घृणा करता है और रेंगता है। वो एक किशोरी लड़की और उसकी माँ को पाता है और उन्हें छूता है। अगला माँ का नाम जूलिया है और याद में वो टूटने से बचते हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी बेटी का नाम पुकारती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। फिर वो टेबल पर एक सूखा खून का धब्बा देखती है। इसे खरोंचने की कोशिश करने से उसे और बुरा लगता है। अभी भी इनकार में जूलिया बाथरूम में जाती है ताकि अपनी बेटी के शरीर को टब से बाहर निकाल सके जो खून से भरा है। वो रोना जारी रखती है क्योंकि क्लो को एक गुड़िया की तरह घसीटा जाता है और अंततः उसे रसोई की मेज पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए नाश्ता परोसती है और एक साथ छुट्टी पर जाने की संभावना के बारे में बात करती है। पिछली सुबह की एक फ्लैशबैक में क्लो को टब में समय बिताने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। जूलिया अंदर आई और उसे याद दिलाया कि जल्दी करो क्योंकि वे हर दिन स्कूल के लिए देर नहीं कर सकते। बाद में नाश्ते के दौरान क्लो अपनी माँ को फोन पर सहकर्मियों से बहस करते हुए सुनती रही, जबकि एक चाकू को घूरती रही। स्कूल में लोगों द्वारा हिंसक रूप से परेशान किए जाने की यादें उसे परेशान करती थी, जिससे उसका जीवन दुखी हो गया था। चाकू से एक त्वरित चुभन ने क्लो की उंगली को खून से भर दिया और टेबल पर धब्बा बना दिया। जब जाने का समय आया, क्लो ने समझाने की कोशिश की कि वो इसे और नहीं सह सकती और स्कूल छोड़ना चाहती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लो नई है, इसलिए उसे केवल दोस्त बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। क्लो ने यहाँ तक कि रोया और स्कूल को सच्चा नरक कहा। फिर भी जूलिया ने सोचा कि वो सिर्फ एक नाटकीय किशोरी है। वर्तमान में क्लो का शरीर कुर्सी से फिसल जाता है और बिल्लियाँ उसके आत्महत्या के घाव को चाटने के लिए आती हैं। जूलिया डरी हुई पालतू जानवर को दूर ले जाकर वो क्लोई को व्हीलचेयर पर बिठाती है और फोन की घंटी को अनसुना करते हुए अचानक चिल्लाती है कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। फिर वह अपने अलमारी की ओर दौड़ती है, जहां वो कुछ चीजें इकट्ठा करती है और फिर से टूट जाती है। फिर वो क्लोई के शरीर को कंबल से ढक देती है और कसम खाती है कि वो उससे प्यार करती है, भले ही वो हमेशा उसके लिए नहीं थी। जूलिया ये भी घोषणा करती है कि क्लोई को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वो उसे घर पर पढ़ाएगी। जब जूलिया बाहर जाने के लिए मुख्य दरवाजा खोलती है, तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि यह ईंट की दीवार से अवरुद्ध है। ये क्लोई के बाथरूम स्टॉल में छिपने की कोशिश का एक और फ्लैशबैक ट्रिगर करता है, जबकि अन्य लड़कियां उसे नाम से पुकारती रहीं और दरवाजे को लात मारती रहीं। उनकी धमकियों ने क्लोई को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने तुरंत उसे आईने के खिलाफ धक्का दिया, उसे अपमानित किया और फिर उसे घुटनों पर मजबूर कर दिया। लड़कियों ने क्लोई को अपने जूते चाटने पर मजबूर किया, जबकि उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया। ये पता चलता है कि ईंट की दीवार जूलिया के पड़ोसी का प्रतिनिधित्व थी जो मिलने आया था और उसने सोचा कि उसने जूलिया को चिल्लाते सुना। घबराई हुई जूलिया कहती है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और बातचीत समाप्त करने की कोशिश करती है। हालांकि पड़ोसी देखता है कि वो अजीब व्यवहार कर रही है और घर में घुस जाता है। क्लोई के शरीर को देखकर बड़ा झटका लगता है। कुछ क्षण बाद जूलिया शरीर को यात्री सीट पर रखकर दूर जा रही है। वो रोती है जब वो उस दिन
का वर्णन करती है जब क्लोई का जन्म हुआ था, एक बेहतर जीवन का वादा करती है। अब से जूलिया क्लोई से जवाब देने की भीख मांगती रहती है और अंततः वास्तविकता में डूब जाती है, तो वो अंततः क्लोई की आंखें बंद कर देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है, क्योंकि एक फ्लैशबैक दिखाता है कि क्लोई वास्तव में आत्महत्या कर रही है और उसकी मां उसे ढूंढ रही है। जूलिया खून से लथपथ जागती है और देखती है कि फायरमैन उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा तोड़ रहे हैं। वो उनकी बाहों में संघर्ष करती है, अपनी बेटी को पीछे छोड़ना नहीं चाहती, जबकि कुछ फायरमैन जूलिया को कार से दूर खींचते हैं। अन्य क्लोई की जांच करते हैं और उसे मृत पाते हैं। फिलहाल मानते हुए कि वो दुर्घटना में मरी, क्लोई को एक बॉडी बैग में डाल दिया जाता है। जूलिया के लगातार रोने और भीख मांगने को अनदेखा करते हुए नरक में नाथन महिलाओं के शरीर को ढकता है और जमीन पर गिर जाता है। त्रासदियों को देखने से थक गया। उसी समय शैतान प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वो नाथन को उसकी सजा के लिए मार्गदर्शन करेगा। एक बार फिर नाथन समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, लेकिन शैतान बताता है कि वह पागल हो गई थी और उसने इच्छा मृत्यु के लिए नहीं कहा था, तो नाथन के पास उसकी सहमति नहीं थी। फिर शैतान नाथन को एक अन्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करना शुरू करता है, ये समझाते हुए कि अनंत दंड का पहला कदम अर्ध एकांत है, ताकि आत्माएं अपने पिछले जीवन की सभी यादों को भूल सके और दर्द और निराशा की शुद्ध आत्माएं बन सके। नाथन एक नए दरवाजे को पार करता है और अन्य आराम करने वाले शरीरों के साथ एक अंधेरे कमरे में प्रकट होता है। शैतान घोषणा करता है कि एकांत 4000 वर्षों तक चलेगा, जो उसके बाद आने वाले कष्टों की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही नाथन घबराता है, शैतान छोड़ देता है और प्रवेश द्वार गायब कर देता है। अचानक एक कंबल हिलता है और एक सड़ा हुआ आत्मा, जिसे बिली कहा जाता है, बाहर आता है। बिली सोचता है कि नाथन उसका नया खिलौना है और तुरंत उस पर हमला करता है, उसके सिर को कुचलता है और उसे बिना किसी परवाह के इधर उधर फेंकता है। नाथन को जमीन पर फेंक दिया जाता है और बिली उसे तब तक पीटता रहता है जब तक नाथन प्रतिक्रिया देना बंद नहीं कर देता। फिर बिली निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने बहुत दूर चला गया और नाथन की आत्मा को नष्ट कर दिया, उसे वास्तविक दुनिया में पुनर्जन्म करने के लिए मजबूर कर दिया। एक माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जबकि शैतान बिली से कहता है कि एक शापित आत्मा को वापस भेजकर उसने मसीह विरोधी को जन्म दिया है। शैतान बिली को उसके सिर को काटकर दंडित करता है। फिर वह समझाता है कि उसका शरीर फिर से बढ़ेगा और बिली का नया मिशन नाथन की आत्मा को वापस लाना है। कुछ समय बाद बिली बच्चे के कमरे में प्रकट होता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।